हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। जनवरी 2026 का जो करंट अफेयर्स है उसमें हम स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उस पर आधारित जो है करंट अफेयर्स जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करेंगे कि इसरो के द्वारा जो अभी अमेरिका के एक संचार उपग्रह है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, नाम याद रखिएगा आप लोग। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो संचार उपग्रह है अमेरिका का, उसका सफल जो है प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि इसरो ने अमेरिका के किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो याद रखिएगा आप लोग ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह जब इसके द्वारा जो सेवाएं दी जाएगी उसमें धरती पर किसी भी स्थान पर बिना टावर के 4G 5G सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी इसके द्वारा। इसके बारे में बात करें कि इसरो ने अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह जो हैं ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का एक सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो ने यह प्रक्षेपण जो है अपने सबसे भारी यान है, याद रखिएगा आप, LVM-3M6 के द्वारा किया है। यह भी दूसरा प्रश्न है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है, कौन सा अंतरिक्ष यान है हमारा LVM-3M6 के द्वारा जो है यह सफल प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 24 दिसंबर 2025 को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसे किस किस के द्वारा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए कमर्शियल समझौते के तहत प्रक्षेपित किया गया है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया है। तो याद रखने वाली 2-3 बात याद रखनी है हमें कि इसरो के द्वारा अमेरिका के संचार उपग्रह, नाम याद रखना है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। कहां से किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। किस यान के द्वारा किया गया है? LVM-3M6 के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया है। 3 बात हमें यहां से याद रखनी है। अब थोड़ा सा अपन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में बात करते हैं। इसरो के द्वारा प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह है ये, 6100 किलोग्राम वजन है इसका, याद रखना आप लोग। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह है ये और भारत से लॉन्च किया गया है। ये कंपनी जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल का एक संचार उपग्रह है। ये उद्देश्य क्या है इसका? नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। संचार उपग्रह है ये और स्मार्टफोन से सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है और इसके द्वारा बिना टावर के 4G और 5G सेवाएं जो होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन उपग्रह के माध्यम से सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वैश्विक LEO लो अर्थ ऑर्बिट तारामंडल का एक हिस्सा है। ये बिना टावर के हम 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और डेटा सेवाएं क्या होगी इससे उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर हमारी परीक्षा की दृष्टि से 2-3 बात निकल के आती हैं कि सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह है अमेरिका का? ब्लू बर्ड उपग्रह है, ये याद रखना है आपको। दूसरी बात याद रखनी है LVM-3M6 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया है।
ठीक है। और क्या बात याद रखनी है, इसका वजन याद रखना है 6100 किलोग्राम है। LVM3 के बारे में और कुछ 640 टन वजन का है, 43.5 मीटर लंबा है ये, और भारत का सबसे भारी वो त्रिचरणीय लॉन्च व्हीकल, ठीक है। यह भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में 4200 किलोग्राम नीत भार ले जाने में सक्षम है। याद रखना आप लोग, जो जियोसिंक्लाइन जो ऑर्बिट है भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में 4200 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है। LVM3 M6 जो है, LVM3 की ये छठी परिचालन उड़ान थी। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने वाला तीसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। LVM3 के शानदार इतिहास की बात करें तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो हैं मिशनों सहित लगातार 8 सफल प्रक्षेपण जो हैं वो किसके द्वारा किया जा चुका है, LVM3 जो है मार्क 3 के द्वारा किया जा चुका है। तो 2-3 बात यहां से निकल के आ रही है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन इसको, कि आपको क्या याद रखना है कि इसरो के द्वारा अमेरिका के कौन से संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, LVM3 मार्क 3 और M6 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। कहां से किया गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है, 24 दिसंबर 2025 को किया गया है। दूसरी बात यह याद रखनी है कि ये सबसे भारी उपग्रह है 6100 किलोग्राम का, और इसके क्या फायदे रहेंगे कि बिना टावर के 4G और 5G जो सेवाएं हैं, वॉइस कॉल है, वीडियो कॉल वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई। देखो भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनके द्वारा अलकनंदा जो है, पहले जो मिल्की वे है हमारी गैलेक्सी, उसकी तरह ही अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, जो हमारी अलकनंदा जो नदी है उसके नाम पर इसका नामकरण जो है अलकनंदा गैलेक्सी रखा गया है। पुणे स्थित NCRA TIFR के शोधकर्ताओं में जो राशि जैन है हमारे भरतपुर से संबंधित है, इनका राजस्थान से, और योगेश वड़ाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा विश्लेषण करके ब्रह्मांड की एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन गैलेक्सी अलकनंदा को खोज निकाला है। याद रखना किसके द्वारा, पुणे में जो स्थित है हमारी NCRA TIFR के जो शोधकर्ता हैं उनमें राशि जैन और योगेश वड़ाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो डेटा प्राप्त हुआ है उस डेटा का विश्लेषण किया है और प्राचीन गैलेक्सी जो है अलकनंदा को खोज निकाला है। इसकी क्या विशेषताएं, देखो ये पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। ये गैलेक्सी जो हैं पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं, 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। यह उस समय की खोज है जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का केवल 10%, जो बिग बैंग की घटना हुई थी उसके बाद था, उसके समय की ये घटना है। इसका जो व्यास लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के आकार का लगभग 1/3 है। इसमें 2 स्पष्ट सर्पिल भुजाएं और केंद्रीय उभार देखने को मिला है। इसकी भुजाओं में तारों की झुंड है, जैसे लगते हैं कि कोई धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह ये नजर आता है। तो याद रखना, हमें इतना सा याद रखना है हमारी परीक्षा की दृष्टि से कि भारतीय वैज्ञानिकों में जो नाम है राशि जैन, भारत हमने भरतपुर राजस्थान से संबंध है इनका, और योगेश वड़ाडेकर ने JWST की जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके डेटा का विश्लेषण करके अलकनंदा एक गैलेक्सी की खोज की है। ये याद रखने वाली बात है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि गैलेक्सी का नाम बता ही दिया मैंने, अलकनंदा नदी के नाम पर रखा गया है। तो ये जनवरी 2026 के अंतर्गत अंतरिक्ष से संबंधित इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करें रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी में आप देख रहे होंगे कि पायलट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, जब लड़ाकू विमान में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो पायलट भी जो हैं उसके साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन DRDO के द्वारा एक ऐसे सिस्टम का इनोवेशन किया गया है, सफल परीक्षण किया है
जिसमें 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी लड़ाकू विमान अगर गतिशील है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पायलट जो हैं उससे बाहर निकल कर अपनी जान बचा सकते हैं। इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है, पायलट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो देखते हैं हम, डीआरडीओ के द्वारा 2 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ के द्वारा 2 दिसंबर 2025 को लड़ाकू विमानों के लिए पायलट निकासी प्रणाली, जिसको बोलते हैं एस्केप सिस्टम का सफल जो है रॉकेट स्लेज परीक्षण किया है। कहां पर किया है? चंडीगढ़ स्थित TBRL टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में 800 किलोमीटर प्रति घंटा की नियंत्रित गति पर किया गया है। मतलब लड़ाकू विमान इतनी स्पीड पर होगा तब भी एस्केप सिस्टम से वो अपनी जान बचा सकता है। ये परीक्षण जो है चंडीगढ़ के अंतर्गत स्थित है, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के अंतर्गत ये परीक्षण किया गया है। इसमें किस किस का सहयोग है? एक तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसके अंतर्गत सहयोग किया गया है। वैश्विक उपलब्धि क्या है कि इस प्रकार का सफल परीक्षण करने में पहले जो अमेरिका है, रूस है और फ्रांस है, वो पहले इसके अंतर्गत सफल हो चुके हैं। तो भारत इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल हो चुका है कि हमारे पास भी ये उपलब्धि है कि इस प्रकार की स्थिति होती है तो एस्केप सिस्टम से पायलट अपनी जान बचा सकते हैं। इस सफलता के बाद भारत जो है अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये उन्नत तकनीक उपलब्ध है। यह प्रणाली संकट के समय तेज गति से उड़ते विमान से पायलट की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करती है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है कि पायलट को बचाने के लिए एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का सहयोग किनके द्वारा किया गया है? एक तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उनका सहयोग किया गया है। यह सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के अंतर्गत यह सफल परीक्षण किया गया है। याद रखना, डिफेंस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में। उसके बाद हम अगला देखते हैं, INSV कौंडिन्य जो है प्राचीन समुद्री विरासत का पुनर्जन्म। INSV कौंडिन्य जो है एक प्राचीन नाविक हुए हैं जिन्हें दक्षिण पूर्वी समुद्री मार्गों की खोज की थी। उनके नाम पर ही इसका नाम INSV कौंडिन्य रखा गया। प्राचीन समुद्री विरासत का पुनर्जन्म। भारतीय नौसेना का प्राचीन सिलाई विधि से, कौन सी विधि? सिलाई विधि। सिलाई विधि में क्या होता है कि जो INSV का निर्माण किया गया है तो लकड़ियों को यहाँ पर कीलों से न जोड़कर रस्सियों से बांधा गया है, रस्सियों से और राल से उसकी सीलिंग की गई है, वो सिलाई विधि है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्राचीन सिलाई विधि से निर्मित INSV कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ है। यह पोत प्राचीन भारतीय स्वदेशी ज्ञान और सहस्त्राब्दियों पुराने समुद्री व्यापारिक मार्गों को पुनर्जीवित करने का एक अनूठा प्रयास है। महत्वपूर्ण बात क्या है? यह कहां से कहां तक चलेगा? गुजरात के पोरबंदर से ओमान, मस्कट और फिर वहां से इंडोनेशिया की राजधानी बाली तक ये यात्रा करेगा INSV कौंडिन्य। याद रखना, कहां से? गुजरात के पोरबंदर से ओमान, मस्कट तक और फिर वहां से इंडोनेशिया की जो राजधानी है बाली तक ये यात्रा करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? प्राचीन समुद्री मार्गों का प्रतीकात्मक पुनः मूल्यांकन करना और हिंद महासागर के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करना इसका उद्देश्य रहा है। इसका निर्माण जो है मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के मार्गदर्शन में किया गया है। सिलाई विधि से किया गया है। किसके निर्देशन में किया गया है? बाबू शंकरन के मार्गदर्शन में। इसमें लकड़ी के तख्ते जो हैं उनको जोड़ने के लिए कीलों की बजाय नारियल के रेशों की रस्सी को सिलाई विधि से उपयोग किया गया है और प्राकृतिक राल से किया है, इसको सील किया गया है। याद रखिएगा आप लोग। इसका सहयोग जो है इस परियोजना का, एक तो संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत यह परियोजना स्टार्ट की गई है।
संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना, होडी इनोवेशन के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया। और प्राचीन जो नाविक है कौंडिन्य, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिन्होंने भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया तक की समुद्र की सफल यात्रा की है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है हमें कि INSV कौंडिन्य जो प्राचीन समुद्री विरासत का पुनर्जन्म करने के लिए ये परियोजना लाई गई है। इसके अंतर्गत सिलाई विधि से INSV कौंडिन्य का निर्माण किया गया है, बाबू शंकरन के निर्देशन में किया गया है। गुजरात के पोरबंदर तट से मस्कट और इंडोनेशिया की राजधानी बाली तक ये यात्रा करेगा और प्राचीन समुद्री जो मार्ग हैं उनका प्रतीकात्मक मूल्यांकन करने का उसका उद्देश्य है। और हिंद महासागर के जो देश हैं उसमें भारत के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करेगा यह प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है स्वदेशी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। स्वदेशी निर्मित K4 जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसका सफल परीक्षण किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर 2025 को कहां से, विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में K4 पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल, जो पनडुब्बी होती है, सबमरीन होती हैं, उन पर लगाई जाती है मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया है। INS अरिहंत जो श्रेणी है उसकी है, अरिघात उससे किया गया है, जो भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को अभेद बनाता है। तो K4 क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये मिसाइल जो होती हैं वो जो पनडुब्बियां होती हैं उन पर लगाई जाती हैं। विकास और मारक क्षमता की बात करें, किसके द्वारा बनाई गई है, DRDO के द्वारा यह मिसाइल विकसित की गई है और 3500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। क्योंकि कौन सी मिसाइल है, यह बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल दो प्रकार की होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो ये वाली जो मिसाइल है कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल। आपको पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जिन्हें एक बार प्रक्षेपित करने के बाद इसका जो नियंत्रण है वो प्रणोदक, वायु और गुरुत्व के नियंत्रण में रहती है और यह एक बार में जो वायुमंडल है उसके बाहर चली जाती हैं। जब इसका प्रणोदक खत्म होता है तो वापस निचले वायुमंडल में आ जाती हैं और इनके द्वारा अधिकतम परास तय की जाती हैं। तो दिख रहा है आपको कि 3500 किलोमीटर तक, कहां तक, 3500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भी क्या कर सकती है, भेज सकती हैं। जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है वो निचले वायुमंडल के अंतर्गत प्रक्षेपित की जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी जो क्रूज मिसाइल होती हैं उनकी परास और मारक क्षमता जो होती है वो कम होती है, जबकि इनमें जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इनकी परास जो होती है वो अधिकतम होती है। दिख रहा है आपको कि DRDO के द्वारा विकसित ये मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और 2 टन तक परमाणु पेलोड ले जा सकती है। क्या ले जा सकती है, परमाणु पेलोड ले जा सकती है। दूसरी बात ये कोल्ड लॉन्च तकनीक पर आधारित है। कोल्ड लॉन्च तकनीक में क्या होगा, मिसाइल पहले क्या करती है, दबाव करती हैं, प्रेशर डालती हैं, प्रेशर डालती है तो पानी जो होगा ऊपर की ओर उठता है और फिर उसके बाद जो होती है मिसाइल आगे की ओर बढ़ती है। तो याद रखना मिसाइल जो हैं वो कौन सी तकनीक से, कोल्ड लॉन्च तकनीक से काम करती हैं। समुद्र के अंदर से कोल्ड लॉन्च तकनीक से दागा जाता है। मिसाइल पहले दबाव की मदद से पानी को ऊपर की ओर आती है, पहले दबाव की मदद से पानी के ऊपर आती हैं और फिर उसका इंजन हवा में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ये कौन सा तकनीक है, कोल्ड लॉन्च तकनीक है, उस पर आधारित है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। 12 मीटर लंबी है ये और 17 टन वजन मिसाइल हैं जो ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित होती हैं और 2 स्टेप इंजन पर आधारित हैं। ये 2 चरण होते हैं इसमें और ठोस ईंधन पर आधारित हैं। तो याद रखना आप लोग कौन सी मिसाइल है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहां पर, विशाखापत्तनम तट पर किया गया है। याद रखना आप लोग कहां पर, विशाखापत्तनम तट पर। और जो K नाम जो हैं वो K4, ये जो K नाम है वो अब्दुल कलाम जो हैं उनके नाम को समर्पित करते हुए K नाम लिया गया है इसके अंतर्गत। ये याद रखना है आपको, K4 में K क्या है, अब्दुल कलाम से संबंधित उनको समर्पित नाम है उनका K। इस वजह से अब्दुल कलाम को समर्पित करते हुए ये यहाँ पर K लिया गया है। ठीक है, K4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है,
जो पनडुब्बियों पर लगाई जाएगी। और आईएनएस कौन सी? अरिघात से, आईएनएस अरिघात से इसका सफल परीक्षण किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अब देखो इसका नाम का महत्व। इस सीरीज में के जो है अक्षर भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप दिया गया है। आईएनएस अरिघात का महत्व क्या है? आईएनएस अरिघात अरियंत क्लास की दूसरी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे अगस्त 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस अरिघात जो है वो अरियंत क्लास की दूसरी जो है स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था। यह परीक्षण भारत के परमाणु टॉयड, थल, जल और नभ से परमाणु हमले की क्षमता समुद्री हिस्से को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। मतलब भारत जो है थल से, जल से और नभ से परमाणु हमला कर सकता है। इस प्रकार की रणनीति यह जाहिर करता है। ठीक है, अब आता है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है? पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रित पोत। इंपॉर्टेंट, आज से पूछा जा सकता है भारत का पहला स्वदेशी जो है प्रदूषण नियंत्रित पोत का नाम बताइए। यह है समुद्र प्रताप। जो समुद्र के अंतर्गत तेल रिसाव होता है, गंदगी होती है, उसका पता लगाने के लिए बनाया गया है ये समुद्र प्रताप, जो प्रदूषण नियंत्रण का कार्य करेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने 23 दिसंबर 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को शामिल किया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी उपकरण है। मतलब मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत बनाया गया है। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम याद रखना है, समुद्र प्रताप नाम है, जो समुद्र के अंतर्गत तेल रिसाव और गंदगी वगैरह इसका पता लगाएगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक है डायनेमिक पोजीशन। डायनेमिक पोजीशन में मतलब क्या है कि समुद्र की जो लहरें होती हैं उसमें भी अपने आप को क्या करता है, ये स्थिर बनाए रखता है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है डायनेमिक पोजीशन का। इसमें ये समुद्र की लहरों के बीच में भी क्या है, अपने आप को स्थिर बनाए रखता है। तेल के रिसाव की पहचान और सफाई के लिए इसमें ऑयल फिंगर प्रिंटिंग और केमिकल डिटेक्टर जैसे उन्नत यंत्र लगे हुए हैं। और इसके अंतर्गत CRN-91 जो है तोप लगी हुई है और रिमोट नियंत्रित तोपें इसके अंतर्गत संचालित की गई हैं ताकि इसकी सुरक्षा कर सकें। तो क्या याद रखना है आपको परीक्षा की दृष्टि से? पहला स्वदेशी समुद्र के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण करने वाले पोत का नाम बताइए। समुद्र प्रताप किसके द्वारा बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें डायनेमिक पोजीशन है लगी है ताकि ये समुद्र की लहरों के बीच में स्थिर बना रहे। और CRN-91 तोपें इसके अंतर्गत लगी हुई है। ठीक है, अगला आता है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण। आकाश जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन जो है आकाश नेक्स्ट जनरेशन का उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण किया है। याद रखना आप लोग, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ पर? उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया है। क्या याद रखना है? इसे DRDO ने विकसित किया और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। इसका विकास और निर्माण किसके द्वारा? DRDO और BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसमें स्वदेशी सामान का उपयोग किया गया है। इसकी मारक जो क्षमता है, इसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर है और ध्वनि की गति से 2.5 गुना 2.5 मेक अधिक रफ्तार से क्या कर सकती है? ये हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता कहाँ तक टारगेट कर सकती है? 60 किलोमीटर तक। और इसका जो वेग होगा वो ध्वनि की गति जो है उससे 2.5 मेक की अधिक रफ्तार से क्या कर सकती है? हमला कर सकती है। तो कौन सी मिसाइल है ये? आकाश नेक्स्ट जनरेशन। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड
टेस्ट रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। निर्माण DRDO के द्वारा और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। मारक क्षमता जो है 60 किलोमीटर है और इसका वेग जो है 2.5 मैक से भी ज्यादा है। भारतीय नौसेना को मिला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है अंजदीप। शेलो वाटर जो है भारतीय नौसेना में को शामिल किया गया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, इसका नाम है अंजदीप। अंजदीप जो है कर्नाटक के पास एक द्वीप है, उसके नाम पर लिया गया है इसका नाम अंजदीप। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW और SWC पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है अंजदीप। SW और SWC पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जो जहाज है अंजदीप, वो चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है अंजदीप। इसका निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। याद रखना आप लोग, अंजदीप का निर्माण किसके द्वारा? GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा कोलकाता में किया गया है। इस जहाज का जो नाम है कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंजदीप के नाम पर किया गया है जहाज का नाम। जहाज 2003 से सेवा मुक्त पूर्ववर्ती पेट्य श्रेणी के युद्धपोत INS अंजदीप का ही पुनर्जन्म है। मतलब 2003 में जो सेवा मुक्त हुआ था पेट्य श्रेणी का युद्धपोत INS अंजदीप, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पानी का जहाज है ये। इसमें भी 80% जो है स्वदेशी मेक इंडिया जो सामान है वो लगे हुए हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आता है INS सिंधु घोष। INS सिंधु घोष जो है उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS सिंधु घोष 40 वर्षों तक इसने क्या है अपनी सेवा दी थी और S55 के नाम से जाना जाता है इसको, और इसको अभी सेवा मुक्त कर दिया गया है INS सिंधु घोष को। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता पर आधारित जो है पनडुब्बी INS सिंधु घोष, वो 40 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 19 दिसंबर 2025 को मुंबई के अंतर्गत सेवा मुक्त कर दिया गया है। सिंधु घोष श्रेणी की ये पहली पनडुब्बी थी जिसने 4 दशक तक देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा की है। याद रखना सिंधु घोष। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? देखो 30 अप्रैल 1986 को ये कमीशन हुई थी और 19 दिसंबर 2025 को इसका सेवा मुक्ति किया गया, मतलब रिटायरमेंट हुआ। 30 अप्रैल से लेकर 1986 से 2025 तक इसने अपना सेवा दी है। इसकी प्रथम कमान जो संभाली थी KC वर्गीस ने, और अंतिम जो कमान है लेफ्टिनेंट कमांडर रजत शर्मा के ने संभाली है। जब इसको प्रथम बार कमीशन किया गया था तो उस समय इसकी कमान संभालने वाले थे KC वर्गीस, और जब इसको सेवा मुक्त किया गया तो उस समय इस कमान थी इसकी लेफ्टिनेंट कमांडर रजत शर्मा के हाथों में। यह रूस के द्वारा निर्मित किलो क्लास श्रेणी की पनडुब्बी थी। यह पश्चिमी नौसेना की जो कमान के अंतर्गत कहां पर तैनात थी? मुंबई के अंतर्गत तैनात थी। याद रखना आप लोग, कौन सी का नाम है? सिंधु घोष। इसे क्या कर दिया गया है? अभी सेवा मुक्त कर दिया गया है 19 दिसंबर 2025 को। अब आता है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट खोजा गया है, देखो TSR J2322 और 2650b। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पल्सर जो है, ये पल्सर इसके पास के अंतर्गत, इससे ये देखिए आप लोग, एक जो इसके पास आता हुआ एक जेम्स वेब डिस्कवरी जो है उसके द्वारा एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया है जो इसकी तरफ चक्कर लगा रहा है। इसका नाम है J2322 2650b, इसका नाम रखा गया है। वो इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि ये पल्सर को भी क्या करेगा, अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण ये अपने आप में अंदर ले लेगा, इसको भी निगल जाएगा, पल्सर को भी। और यहाँ पर हीलियम वगैरह का, कार्बन का वातावरण होने के कारण हीरो की वर्षा भी हमें देखने को मिलेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पल्सर जो है एक मृत तारा है, उसकी परिक्रमा करने वाले एक दुर्लभ एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह अपनी भीषण गुरुत्वाकर्षण स्थितियों और ब्लैक विंडो सिस्टम का हिस्सा होने के कारण अभी चर्चा के अंतर्गत है।
ये क्या कर रहा है कि पल्सर का चक्कर लगा रहा है और इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता, ब्लैक होल क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये धीरे धीरे क्या करेगा, पल्सर को भी निगल जाएगा। अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका आकार नींबू या रग्बी बॉल जैसा टेढ़ा हो गया है। यह तारे से मात्र 10 लाख मील दूर स्थित है। केवल 7.8 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है ये। इसे ब्लैक विडो तंत्र का हिस्सा माना जा रहा है, जहां तारा अपने ही ग्रह को क्या कर रहा है, धीरे धीरे निगल रहा है। हीरे की बारिश, कार्बन और हीलियम युक्त वातावरण और उच्च दबाव के कारण यहाँ हीरे की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो उस प्लेनेट, एक्सो प्लेनेट का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, अगर पूछा जाए तो J23 22 26 50, PSR J23 22 26 50 भी एक एक्सो प्लेनेट है, ठीक है। और अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, इंपॉर्टेंट है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। पहला भारत का निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। ACEN नाम रखा गया है इसका, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। इसरो के जो प्रमुख हैं वी नारायण के द्वारा 27 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब है ये। जो नेविगेशन के लिए जो हमारा जो नाविक जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है उसका उपयोग करेगा ये। उस पर आधारित चिप्स हैं, रिसीवर हैं और अन्य नेविगेशन उपकरणों के विकास को ये बढ़ावा देगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन जो हब है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थापित किया गया है। नाम क्या है उसका? अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। जो नेविगेशन के लिए जो नाविक जो सिस्टम है, जैसे गूगल मैप वगैरह हमारा नेविगेशन करता है, उसी प्रकार स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसका उस पर आधारित जो चिप्स हैं, रिसीवर हैं और अन्य नेविगेशन उपकरणों के विकास के लिए ये कार्य करेगा। ऐसी इसकी स्थापना की गई है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो आज हमने जो हमारा दिसंबर के महीने का और जनवरी के महीने का जो स्पेस और डिफेंस से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था वो डिस्कस किया है। और यहाँ से आपकी परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अच्छे से इसको आप लगा लीजिएगा। जब तक पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।